शुभ सवेरे। कुछ बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहली खबर तो यह है कि नाज़रीन किराम, लोगों के टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होकर कूड़ेदान में जाने का वक्त हुआ चाहता है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने साथ दिया इस नई रजीम का और जिन्होंने कोशिश की इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाने की, जिन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को कुर्बान किया और जो सबसे बड़े भोंपू, सबसे बड़े टाउट बने रहे, अब उनके कूड़ेदान में जाने का वक्त हुआ चाहता है। इस्लामाबाद की ताकतवरों की सबसे अहम तरीन, सबसे कारगर लौंडी, घर की लौंडी जिसे आप कह लें, उनके फारिग होने का वक्त हुआ चाहता है। और उसके मुतबादल में जिस शख्स को लेकर आया जा रहा है वो उससे भी बड़ा मजाक है। यानी कि ये शख्स जो मौजूद था, ये बहुत बड़ा मजाक था। मुझे लगता है कि इस शख्स ने जितना इमरान खान को हर्ट किया है, जितना इमरान खान के खिलाफ काम किया है, या जितना इमरान खान की पार्टी को नुकसान पहुंचाया, इस शख्स से ज्यादा किसी शख्स ने, यानी कि इस वक्त समझ लीजिए कि पाकिस्तान की तमाम तर बुराइयों की जड़ ये शख्स है जिसके फारिग होने का वक्त आ चुका है। और उसकी जगह जिस शख्स को लगाने की बात की जा रही है वो समझ लीजिए कि उससे ज्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, यानी कि दोनों बराबर बराबर के। और एक के जलील होकर निकलने का वक्त आ गया है और दूसरे के जलील होने का वक्त मजीद शुरू होने वाला है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन किराम, दूसरी बड़ी खबर, माज़रत के साथ मैं अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को कहूंगा, आपके लिए मेरे पास आज भी अच्छी खबरें मौजूद नहीं है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम यह है कि इस वक्त ट्रंप ने डंडा उठा लिया है और जो लोग वो अपने साथ लेकर आ रहा है वो इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। वो ना सिर्फ अपने मुल्क के बारे में बल्कि जो उसने अभी तैनातियां की हैं, दो बड़ी अहम तैनातियां की हैं, और वो लोग जो है वो दूसरे मुल्कों के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के खासे खिलाफ नजर आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है उनका लगना, ना ही मैं उनको जो है ना वो बड़ा स्टार बना के पेश कर रहा हूं, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि ये जो रजीम चला हुआ है, यानी कि ये रजीम चेंज के सारे किरदारों की इन्वेस्टिगेशन का वक्त भी नाज़रीन किराम आया चाहता है। क्योंकि जो खबरें, जो बातें इन लोगों के बारे में पता चल रही हैं वो बड़ा खुलेआम, बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि भैया अमेरिका के बाहर बार भी जहां जहां कुछ हो रहा है हम उसको जो है ना वो देखेंगे, उसको ऐसे जाने नहीं देंगे। तो क्या साइफर तहकीकात मजीद नए सिरे से वहां पर खुलेंगी और वहां पर पता चलेगा कि क्या वाकई बाबे बाइडन की गवर्नमेंट ने अमेरिका, यानी कि बाबे बाइडन की गवर्नमेंट ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई थी। और अगर साइफर तहकीकात वहां पर खुलती हैं तो उसका असर ऑब्वियसली यहां पर क्या पड़ेगा वो आपके सामने ही है। साइफर तहकीकात हो, नए रजीम चेंज के किरदारों की इन्वेस्टिगेशन हो, और या फिर नए लोगों की आमद हो, नाज़रीन किराम ये दूसरी बड़ी खबर है जो कि मुझे लगता है कि यहां पर हमारी मुक्तदरा के लिए भी काफी खौफनाक और परेशान कुन खबर है। वहां पर क्या हो रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन किराम, मैंने कल रात आपको थोड़ी सी उसकी हिंट दी थी, कुछ मजीद तफसीलात की उसकी जो है वो सामने आ चुकी हैं कि ये जो पूरी सूरत हाल बन रही है इसमें इमरान खान को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है और वहां पर ट्रेड कैसे किया जा सकता है। यह नहीं है कि वो कोई इमरान खान के बॉस सके और इमरान खान उनकी मदद चाहता है। इमरान खान किसी की मुदाखलत नहीं चाहता। इमरान खान सिर्फ एक बात चाहता है, वो है कानून की हुक्मरानी। इमरान खान कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ेगा। लेकिन जब वहां से इस बात के लिए जोर आएगा कि भाई कानून की हुक्मरानी करो, झूठे मुकदमात खत्म करो, सबको जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड दो, तो यहां से क्या वहां पर जवाब दिया जाना है, वहां वो भी मामला तैयार कर लिया गया है, वो भी सोच लिया गया है कि इमरान खान को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा खबरें हैं, अहम तरीन खबरें हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक नई गेम के साथ वापस आ रहे हैं, वो क्या कहानी है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। तो 3-4 अहम तरीन खबरें, आपसे दरखास्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये जो है ना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, सबसे पहले सबसे अहम खबर, मेरी थंबनेल की पहली लाइन भी है कि ताकतवरों की जो अहम तरीन और घर की लौंडी है उसके फारिग होने का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन किराम, आपको यह मालूम होना चाहिए कि इमरान खान को जिस शख्स ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया उसका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। पूरी दुनिया में जो कुछ दिल होता रहता, एक शख्स, यानी कि आपने इस शख्स के बारे में याद रखना है, ये कब से काम इसने शुरू किया, जब उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने नोटिस लिया था, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने इलेक्शंस के लिए कहा था। ये वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, पहले ये वो शख्स हैं जिन्होंने तब कहा था जी हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, ये काम तब से जारी है। तो सिकंदर सुल्तान राजा नाज़रीन किराम अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता तो बाकी सारे मसले हल हो जाते। अब सिकंदर सुल्तान राजा को यह लालच दी गई और पिछले दिनों में उन्होंने कहा कि भाई कानून साजी ऐसी कर रहे हैं कि अगले 10 साल भी अगर सिकंदर सुल्तान राजा अपनी रिटायरमेंट के बाद रहेगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी कि इन्होंने नई कानून साजी ये की कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता, पुराना इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान जो है वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो एक लालच दी गई सिकंदर सुल्तान राजा को कि भाई तुम हमारे साथ जो है ना वो काम करते रहोगे। अब अगली खबर सुने जनाब, अहम तीन, वो ये है कि अब वो जो भोंपू हैं जिनके जरिए खबर निकलवाई जाती है उनके जरिए से, मुख्तलिफ नाम है, आपको पता मेरे बताने की जरूरत नहीं है,
आपको पता है मीडिया में हमारे कौन कौन भोंपू है, वो उन भोंपुओं के जरिए ताकतवरों ने खबर निकलवाई कि एग्जैक्ट 2.5 महीने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब को घर भेजा जा रहा है, क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। तो अब उनकी मुद्दत मुलाजमत का जो पीरियड है उसके अंदर तोसी नहीं की जाएगी, और लिहाजा उनको घर भेजने का फैसला कर लिया गया है। इस तरह से नाज़रीन किराम गुमनामी में और तारीख के कूड़ेदान में सिकंदर सुल्तान राजा साहब के जाने का वक्त हुआ चाहता है। और मजे की बात यह है कि मामला यहां पे रुकता नहीं है। बात ज्यादा इस तरह से बढ़ती है कि सिकंदर सुल्तान राजा के बाद गरीदा फारूकी साहब और इनके कुछ साथी जो है वो ये जो है ना वो दावे कर रहे हैं कि उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पता किसको लगाया जा रहा है, जनाब काजी फाइज ईसा साहब को। ये मुझे लगता है कि बड़ी प्रीमेच्योर एक टेस्टर फेंका कि अवाम कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन उन्हें आई बात वहां से ही है। उन्होंने अपने भोंपुओं के जरिए टेस्टर फेंकवाया है, जो कि मुझे लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा जितने ही बड़े गुनाहगार हैं इस पूरे मामले के अंदर, जो भी उन्होंने मैस क्रिएट किया है, बड़ा जरूरी बन गया है काजी फाइज ईसा इस पूरे सिस्टम के लिए, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने इस पूरे सिस्टम को बचाया। वो गारंटी थे इस पूरे सिस्टम की, वो बेड़ा गर्क करके दे के गए हैं। तो काजी फाइज ईसा को पहली बात ये हमें पता चली थी शायद उन्हें स्पेन का एम्बेसडर लगाया जा रहा है। स्पेन का एम्बेसडर नहीं लगाया तो अभी पता चला जनाब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान लगाया जा रहा है। स्पेन के एम्बेसडर की वजह यह थी कि उनकी जो खातून जो उनकी बेगम है वो भी आपको पता है उनका ताल्लुक भी वहीं से है। तो ताल्लुक से मुराद यह है कि उनके वहाँ पे काफ़ी कारोबार वगैरह मुबैना तौर पे बताए जाते हैं, या जो भी है उनकी वहां पे कुछ अच्छे मामलात हैं, तो बताया जाता था कि उन्हें शायद वहां के, लेकिन अब नाज़रीन किराम कौम पे मुसलत करने का इस तरह से इरादा कर लिया इन्होंने। लेकिन ये सारे इनके ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे नाज़रीन किराम। इंटरनेशनल तंजीमें और ये सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं, ये सारे इनके प्लान जो है ना वो काजी फाइज ईसा को लगाने वाले ये सारे के सारे धरे प्लान रह जाएंगे, क्योंकि आप जो दिल प्लान बनाने एक अल्लाह का प्लान भी होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम खबर यह है कि इंटरनेशनल मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, खास तौर पर हमारी मुक़्तदरा के लिए, तो लिहाजा इनके पास एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस बचे हैं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूं, इनके पास कैसे ऑप्शंस कम हो गए हैं। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतजामिया के अंदर जिन लोगों को लगाता चला जा रहा है, खासतौर पर 2 तैनातियां इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक जो भारतीय नियाद हैं, जो इनको कैबिनेट में उन्होंने शामिल किया है, ये और इसके अलावा एक मिस्टर रोबियो, इनको इन्होंने जो है ना वो शामिल किया। ये मेरे ख्याल से ये जो रोबियो सेंटर रोबियो माको ये जो हैं, ये अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो ये मेरे ख्याल से वज़ीर ख़ारजा बन रहे हैं। तो ये दोनों जो लोग हैं और जो खासतौर पे भारतीय नियाद हैं, उनका नाम भी मेरे ख्याल से कैश पटेल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर इनका नाम कैश पटेल है और वो माको रोबियो माको हैं, अगर मैंने कोई इनकी प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं की, तो ये दोनों लोग नाज़रीन किराम बताया जाता है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट है। ये जहां पर और फिर इनकी तो गुफ्तगू भी रिलीज हो गई ना, ये पाकिस्तान के हक में कोई बहुत अच्छी बात नहीं हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। ये दोनों प्रो इंडिया हैं, इंडिया से इन दोनों को फायदा होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान वॉर चल रही थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अब पाकिस्तान में ऑफर जो है ना उनके लिए नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि ये जो 2 लोग हैं, इनका मिडिल ईस्ट की वो जो जंग है फ़लस्तीन वगैरह, इनके बारे में भी कोई अच्छे ख्यालात नहीं हैं। ये बड़े सख्त मिजाज लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलर मामलात के ऊपर। लेकिन नाज़रीन किराम, इसके साथ जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि ये मुक़्तदरा को किसी भी मुल्क के अंदर सपोर्ट नहीं करते हैं, करते नहीं हैं, बल्कि करने का इरादा नहीं रखते हैं, इसे इस तरह से कहना चाहिए। ये कहते हैं कि भाई जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप वाली सोच होती है, वहाँ पर होता क्या है कि लोग वहाँ पर वो एहतजाज तो कर नहीं सकते, और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करना ज़्यादा आसान होता है, तो लोगों के अंदर अमेरिका के मुखालिफ जो है वो जज्बात भड़कते हैं, लिहाजा वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदरा को जो सपोर्ट मिली थी नाज़रीन किराम, पहले वो माइक पॉम्पियो के ना आने से वो सपोर्ट, पहले तो सबसे पहले ट्रंप के आने से वो सपोर्ट खत्म हुई, उसके बाद माइक पॉम्पियो के ना आने से वो सपोर्ट खत्म हुई, और तीसरा ये जो रूबियो माको हैं, इनके आने के बाद उक्का बेड़ा गर्क होने जा रहा है, बहुत सारी चीजें खराब हैं। तो इसके बाद बताया जा रहा है नाज़रीन किराम के बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे मामलात के अंदर अमेरिकी गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना वो इनके इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर हो सकता है इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है खुल जाए। जैसे कि 2 गवर्नमेंट्स के ऊपर, खासतौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल डाउन हुई और जो सब कुछ हुआ, और इसी तरह से हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, वहाँ पर भी इल्ज़ामात लगते हैं कि अमेरिकी मुदाखलत थी, और यहाँ पर भी अमेरिकी मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते हैं। तो बताया जा रहा है कि शायद उसकी इन्वेस्टिगेशन खुल जाए और उसके ऊपर जो है वो कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी आ जाए, तो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ वाली हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि ये 2 खबरों के अलावा तीसरी खबर एजाज सैयद के बारे में। कल उन्होंने अफसर मुनीर साहब जो कि चेयरमैन नादरा हैं, उनको घेर के कुछ सवाल किए, उस पर बुरा ऊधम आया हुआ है, क्योंकि वो एक हाजिर सर्विस जर्नैल हैं मुनीर अफसर, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर। तो उनसे उन्होंने पूछा कि भैया आपकी तैनाती लीगल हुई है, ना कोई इश्तिहार है, ना कोई गल ना बात, तो ये किस तरह से आपकी तैनाती होगी। उसके ऊपर जो है वो एजाज सैयद को जो है ना, मैं वैसे एजाज सैयद को आहिस्ता आहिस्ता मैंने भोंपुओं की लिस्ट में शामिल कर लिया हुआ है, लेकिन इस बंदे की बात यह है
अच्छी बात यह है, मैं इसकी ज़ाती तौर पे इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि ये अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और ये बड़ी मज़ेदार खबरें लेके आता है और किसी हद तक न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। तो जो एजाज़ सैयद ने ये वाली क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ही सहाफ़ती हलकों में तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें जो है ना वो गड़बड़ाहट हुई है और यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं। तीसरा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो भी पाकिस्तान में पहुँच रहे हैं और उन्होंने एक बयान दागा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं और इसके अलावा जीडीए इकट्ठी हो रही है, तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो रही है, तो ये एक अलायंस यहाँ पर भी जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चीज़ें इनके हाथों से और कंट्रोल से नाज़रीन किराम बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिकंदर सुल्तान राजा जैसे लोग, काजी फाइज ईसा जैसे लोग, ये जो ताकतवरों के घरों की लोनियाँ हैं, ये इनको बचा सकेंगे। मेरे ख्याल से कहानी इनके हाथ से निकल चुकी है और ये अब तक की खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा